सो वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। जी, क्या होती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? सो अगर हम गुड प्रैक्टिस को देखें, व्हाट इज गुड प्रैक्टिस, तो हमें तीन चीज़ें नज़र आती है कि अगर हमारी प्रैक्टिस जो है वो बेस्ड ऑन अ क्लिनिकल रिसर्च या गुड रिसर्च, एंड सेकंड एक्सपर्ट एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट थेरेपिस्ट, एंड थर्ड जो है वो पेशेंट प्रेफरेंस इसके अराउंड है, इसकी इंटीग्रेशन है, तो इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप लोग याद रखें गुड प्रैक्टिस में तीन चीजें हैं। नंबर वन इज आवर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च और एविडेंस। नंबर टू एक्सपर्टीज, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट कितना एक्सपर्ट है, ठीक है, अपनी उसके पास कितनी अच्छी स्किल्स हैं। और नंबर थ्री पेशेंट प्रेफरेंसेस। और पेशेंट प्रेफरेंसेस क्या है कि एक पेशेंट आता है, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च। अब हम देखते हैं व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, है बोली ना। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस is the integration of patient preference, high quality research and practice knowledge। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। नंबर वन इज हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, नंबर टू प्रोफेशनल नॉलेज, इसको हम एक्सपर्टीज भी कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट कितना एक्सपर्ट है, उसके पास कितना अच्छा नॉलेज है, वो कितनी अच्छी टेक्निक्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। और नंबर थ्री इज पेशेंट प्रेफरेंस। तो अगर तो जो प्रैक्टिस है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की, उसमें ये तीन चीजें अगर हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमें एविडेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है। यानी कि ऑलरेडी जो रिसर्च वर्क हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्लिनिकल रिसर्च का होना, पेशेंट प्रेफरेंस का होना और एक्सपर्टीज ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट का होना, दिस इज अ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो इसको हम लोग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करते हैं। एक्चुअली गुड रिसर्च जो है इट्स बेस्ड ऑन, गुड प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को हम गुड जो है वो प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, और जब हम अपना जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें हम एविडेंस को यूज करते हैं, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च को यूज करते हैं, पेशेंट प्रेफरेंस को यूज करते हैं, और इसमें जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फिजियोथेरेपिस्ट अबाउट कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, तो ये जो है वो फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो है वो बनता है। ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? यानी कि अगर हम देखें तो गुड रिसर्च में भी आपको ये तीन, गुड प्रैक्टिस में भी आपको ये तीन चीजें जो है वो नजर आती हैं। ठीक है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में भी आपको ये तीन चीजें नजर आती हैं। ठीक है जी, और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में भी आपको ये तीन चीजें जो है वो नजर आती हैं। और वो तीन चीजें क्या है, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च, एक्सपर्टीज, ठीक है, और फिजियोथेरेपिस्ट और क्लिनिशियन। नंबर थ्री इज पेशेंट प्रेफरेंसेस। ठीक है जी, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जब भी हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे तो उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये 5 स्टेप्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। नंबर वन इज कन्वर्ट इंफॉर्मेशन नीड इनटू आंसरेबल क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए आपको जो है वो गुड क्लिनिकल रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, यानी कि कुछ आपके पास आंसरेबल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अभी आपको नहीं पता। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप जो है वो क्लिनिकल रिसर्च को जो है वो सर्च करेंगे या लिटरेचर फाइंड आउट करेंगे, या फिर
अगर आपको लिटरेचर नहीं मिलता तो आप जो है वो न्यू जो है वो एविडेंस उसके लिए जनरेट करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन नीड टू आंसरेबल क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन नीड को मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज दो तरह के जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, और एक होते हैं एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है। लाइक व्हाट इज द एनाटॉमी ऑफ शोल्डर मसल्स, ठीक है। इसमें दिस इज द बेसिक क्वेश्चंस और ये हमें जो है वो बुक से हमें मिल जाएंगे, ठीक है, या किसी ये नॉलेज है, ये हमें अवेलेबल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात ये करेंगे विच मसल इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ओवरहेड अबडक्शन, ठीक है, या ओवरहेड जो है वो ओवरहेड एक्टिविटीज में कौन से मसल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कुछ आंसरेबल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो जब आंसरेबल क्वेश्चंस आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप यही है कि आपने अपनी प्रैक्टिस को देखना है, अपने जो है वो पार्टिसिपेंट्स को देखना है, अपने पेशेंट्स को देखना है और देखना है कि आपकी कितनी स्किल्स है और आपके पास ये आंसरेबल क्वेश्चंस जो है वो है कि नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप आंसरेबल क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है। नंबर 2, ट्रैक डाउन द बेस्ट एविडेंस टू आंसर दोस क्वेश्चन। अब आपको आपने आंसरेबल क्वेश्चंस बनाए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने उनके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। और वो आंसर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो कुछ लिटरेचर्स आपको सर्च करना होगा, ठीक है, जैसे गूगल्स है, ठीक है। गूगल पे जाके आप अपने वो जो है वो अपने जो क्वेश्चंस है उनके आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करोगे और वहाँ पे आपको कुछ रिसर्चेस मिलेंगी, कुछ एविडेंसेस मिलेंगी, ठीक है, कुछ पहले से हुआ हुआ आपको काम मिलेगा, आप उसको सर्च आउट करोगे, ठीक है। नंबर 3 क्या है, critically appraise the evidence for its validity, impact and applicability। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको कुछ आंसरेबल क्वेश्चंस थे, उनको आपने जो है वो सर्च किया तो आपको उनके आंसर मिले, ठीक है, या आपको उनका सॉल्यूशन मिला। अब तीसरे नंबर पे आपने देखना है कि वो जो रिसर्चेस हैं, वो जो एविडेंसेस हैं, उनको आपने क्रिटिकली अप्रेज करना है कि क्या इनको हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। मेन ये है कि उनकी वैलिडिटी देखनी है। वैलिडिटी का मतलब ये है कि एक फॉर एग्जांपल थर्मामीटर है, इससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, इससे हम हाइट जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वैलिडिटी का मतलब यही है कि क्या ये रिसर्च उस मकसद के लिए की गई थी या नहीं की गई थी, ठीक है। तो अगर तो आपको उस रिसर्च की जो है वैलिडिटी मिलती है, ठीक है। उस वैलिडिटी के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे उनको डिटेल्स के साथ देखेंगे, ठीक है। और फिर उस स्टडी को आप क्या अपनी सेटिंग में एप्लीकेबल है या नहीं है, यानी कि आप उसको अपनी सेटिंग के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेट द एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड विद पेशेंट्स वैल्यू एंड सर्कमस्टेंसेस। नंबर 4 पे आप उस रिसर्च को देखेंगे कि क्या वो स्किल जो उस रिसर्च में यूज हुई है, उस एविडेंस में यूज हुई है, क्या वो आपके अंदर भी है या नहीं है। लेट्स सपोज कि शोल्डर पेन है, उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कहा जी मुलिगन जो है वो टेक्निक यूज करनी है। अब आपने उसको क्रिटिकली अप्रेज किया, ठीक है, उसकी वैलिडिटी चेक की और उसकी फिजिबिलिटी चेक की और फिर उसमें आपने अपने आप को देखा कि क्या मुलिगन टेक्निक्स आपको आती भी हैं या नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह से अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज को चेक करना, ठीक है, ये नंबर 4 स्टेप्स है, ठीक है। और पेशेंट्स प्रेफरेंस, यानी कि वो पेशेंट्स के ऊपर हम अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। और फाइनली इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस एंड सीक वेज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आपने वो जो है वो आपको पेशेंट भी उस तरह के मिल गए, आपको रिसर्च जो है वो वैलिड रिसर्च भी मिल गई और आप में वो स्किल है भी है और पेशेंट्स के ऊपर अब आपने उसको अप्लाई कर दिया है, लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसको कहते हैं इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस, यानी कि अब आप उस आपने उसकी इफेक्टिवनेस भी चेक करनी है, क्या पेशेंट को उसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज़ अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, इट्स मीन कि जो असेसमेंट है
कि जो आंसरेबल क्वेश्चंस है वो दोबारा से आपको रीजनरेट करने पड़ेंगे और उसके सॉल्यूशंस के लिए कोई न्यू रिसर्च या कुछ और जो है वो वर्क्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है जी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसमें कुछ आंसरेबल क्वेश्चन जो है वो आपको चाहिए होते हैं। आंसरेबल क्वेश्चंस का मतलब ये है कि वो कुछ न्यू केसेस हैं जिनका आंसर अभी तक आपको नहीं पता था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है, ठीक है? और उसका जो है वो डायग्नोसिस जो है वो रिटन है उसकी प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर कि इसे डिश सिंड्रोम है, ठीक है? अब ये डिश सिंड्रोम जो है फर्स्ट टाइम टर्मिनोलॉजी है आपके पास आई है। आपको नहीं पता कि व्हाट इज़ डिश सिंड्रोम और उसको कैसे हम लोग जो है वो असेस करते हैं, कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं, क्या उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस है और इसके गोल्स क्या होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? डेफ़िनेटली आप जो है वो कोई रिसर्च रिलेटेड जो है वो डेटाबेसेस की तरफ जाएँगे, जैसे गूगल स्कॉलर है, ठीक है? तो यहाँ पे जाके आप देखेंगे व्हाट इज़ डिश सिंड्रोम, तो वहाँ पे सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन खुलेगा। फिर आप देखेंगे कि इसके असेसमेंट और इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं, वो आप पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसको कैसे ट्रीट करना है, वो आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसको ट्रीट करने के लिए जिन स्किल्स की ज़रूरत है, क्या वो मेरे अंदर है या नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से दिस इज़ दी ऑल अबाउट दी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी कि सबसे पहले हमें अपनी सेटिंग्स में रह के आंसरेबल क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। या इसकी एक एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि आपके पास एक ही डिज़ीज़ है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए एक से ज़्यादा इंटरवेंशंस हैं, 10 इंटरवेंशंस हैं, ठीक है? अब आप कौन-सी यूज़ करें? दिस इज़ एन आंसरेबल क्वेश्चन, है ना? यानी कि व्हिच ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट? व्हिच ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर शोल्डर पेन, ठीक है? व्हिच ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर लंबर पेन, ठीक है? या हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटरवेंशंस को अगर हम कंपेयर करें, उसमें से कौन-सा ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है? तो ये कुछ आंसरेबल क्वेश्चंस हैं, जिनके लिए आपको ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? बल्कि जितनी भी ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आपके पास फ्रोज़न शोल्डर का आता है, आप उसको चेक करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद आप देखते हैं कि अब हम कौन-सा ट्रीटमेंट यूज़ करें? आप उसको जो है वो शोल्डर ग्लाइड्स देते हैं। तो ये क्या ये शोल्डर ग्लाइड्स कहीं पे इंडिकेटेड है? या ये किसी किसी बुक में है, ठीक है? जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी एविडेंस कहाँ पे है? दिस इज़ ऑल अबाउट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। यानी कि खुद से कुछ भी नहीं करना, आपने प्रैक्टिस क्लिनिक जो जो भी आपकी प्रैक्टिस है, इट इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस, इट शुड बी बेस्ड ऑन सम क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है? अब क्लिनिकल रिसर्च क्या होती है? क्लिनिकल रिसर्च ये होती है कि वो रिसर्च जो कि पेशेंट्स के ऊपर हो, क्लिनिकल सेटिंग में हो, ठीक है? उसको हम क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं। आपको पता है कि कुछ एनिमल मॉडल्स के ऊपर भी रिसर्च होती है, ठीक है? तो उसको हम क्लिनिकल रिसर्च नहीं कहेंगे। क्लिनिकल रिसर्च जो है वो पेशेंट्स पे होगी और उसमें फिर हॉस्पिटल सेटिंग्स होती हैं और उसमें डिफरेंट जो है वो एक्सपर्टीज़ जो है उसकी असेसमेंट की जाती है, राइट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है? इसके स्टेप्स हम दोबारा से देख लेते हैं कि आंसरेबल क्वेश्चन चाहिए, लेट्स सपोज कि व्हिच ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर नेक पेन। फिर उसके बाद हम ट्रैक डाउन द बेस्ट एविडेंस टू आंसरेबल द क्वेश्चन। अब नेक पेन को हम किसी जो है वो गूगल स्कॉलर में या किसी और डेटाबेस के अंदर सर्च करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ मिलेंगे, ठीक है? अब उन रिसर्चेज़ में से आप क्रिटिकली अप्रेज़ करेंगे कि कौन-सी रिसर्च हम लोग यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 रिसर्चेज़ मिलती हैं, अब 10 में से आपने कोई एक जो है वो बेस्ट जो रिसर्च है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है? नंबर 4 पे सिलेक्शन के बाद आपने देखना है कि क्या इसको हम अपनी जो है वो एक्सपर्टीज़ के साथ, अपनी क्लिनिकल टेक्निक्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? और नंबर 5 पे फिर हम वो पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद चेक करेंगे क्या इसका पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड इफेक्टिवनेस, यानी कि इफेक्टिवनेस कैसे देखते हैं कि एक प्री ट्रीटमेंट पेशेंट्स की जो है वो कंडीशन होती है और एक आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट की कंडीशन होती है। तो उन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि पेशेंट्स को कितना जो है वो फ़ायदा हुआ है, कितनी इफ़ेक्टिवनेस हुई है, उसकी डिसेबिलिटी कितनी रिड्यूस हुई है, पेन उसकी कितनी जो है वो इम्प्रूव हुई है, ठीक है? तो इससे जो है हमें इफ़ेक्टिवनेस का जो हमें अंदाज़ा होता है। समझ आ गई सबको?
यस सर। यहाँ तक किसी ने अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। नो सर, सारी नो सर। समझ आ गई है। दोबारा बोलें। नो सर, सारी समझ आ गई है। ओके जी, नेक्स्ट इज द पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल। पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल का मतलब ये है कि पेशेंट आपके पास आता है, आपने कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करके जो है वो पेशेंट्स का जो है वो डायग्नोसिस करना है, उसका जो है वो प्लान ऑफ केयर जो है वो आपने प्रिपेयर करना है और ट्रीटमेंट देना है, इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल के कुछ कंपोनेंट जो है वो नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। नंबर 1 इज अ कंप्रहेंसिव एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या कुछ चीज़ें हैं अभी हम इसको स्टडी करते हैं। देन इवेल्युएट ऑफ डाटा कलेक्टेड, जो आपने फर्स्ट स्टेप में एग्जामिनेशन किया है हिस्ट्री से और टेस्ट एंड मेजर से, जिन चीज़ों को जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसकी बेस पे अब आपने जो है एवेल्युएशन करनी है। ठीक है। नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ डायग्नोसिस बेस्ड ऑन इम्पेयरमेंट्स ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, फंक्शनल लिमिटेशन एंड डिसेबिलिटी। ठीक है। नंबर 1 इज द एग्जामिनेशन, सेकंड इज द इवैल्यूएशन एंड थर्ड इज द डायग्नोसिस दैट विल बी बेस्ड ऑन द इम्पेयरमेंट्स। इम्पेयरमेंट्स का मतलब ये है कि पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है इन द फॉर्म ऑफ इम्पेयरमेंट, लिमिटेशन या डिसेबिलिटी, उसकी बेस के ऊपर हमने डायग्नोसिस बनाया। दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट बेस्ड डायग्नोसिस। ठीक है। जैसे इम्पेयर मोबिलिटी, इम्पेयर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अम्पेयर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इस तरह का आप लोगों ने जो है वो डायग्नोसिस जो है प्रिपेयर करना है। नंबर 4 इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोग्नोसिस एंड द प्लान ऑफ केयर, यानी कि अब आपने प्लान ऑफ केयर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म गोल एंड द लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आपने बनाने हैं। नंबर 5 इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए इंटरवेंशन की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप प्रिपेयर होंगे और जो है वो पेशेंट्स को मैनेज करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको एक फिगर नजर आ रही है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ फ्लो शीट। तो ये डायग्राम आपकी बुक में भी है, अवेलेबल है। तो इसमें सबसे नीचे देखें, योर डायग्नोसिस या योर पेशेंट मैनेजमेंट प्लान विल बी स्टार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन। और एग्जामिनेशन में सबसे पहले देखें क्या है नीचे, 3 मोर थिंग्स है। 1 इज द हिस्ट्री, सेकंड इज सिस्टम रिव्यू एंड टेस्ट एंड मेजर। ठीक है। यानी कि पेशेंट आता है, आप उससे या उसकी हिस्ट्री लेंगे, यानी कि हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट क्यों आपके पास आया है, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, प्रेजेंटिंग कंप्लेन की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर आप उसके जो है मेन सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंट्रोगमेंट्री सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स हैं, उनको जो है आप लोग एक रिव्यू करोगे। और उसके बाद फिर टेस्ट एंड मेजर्स हैं, कुछ जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उनको टेस्ट करने के बाद जो है वो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हो, दैट इज द इवैल्यूएशन। ठीक है। और इवैल्यूएशन के बाद फिर डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के बाद फिर प्रोग्नोसिस एंड प्लान ऑफ केयर। और प्लान ऑफ केयर के बाद जो है वो आप गोल्स बनाते हो, गोल्स के बाद फिर इंटरवेंशन जो है वो, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, आपने डायग्नोसिस किया है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम है, जिसकी वजह से इसको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब उस स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए आपको पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो एक इंटरवेंशन है जिसको हम लोग यूज करेंगे। अब आप देखें, आपको इस फ्लो शीट डायग्राम में राइट और लेफ्ट कुछ एरोज जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो इसमें हर स्टेप के ऊपर री एवेल्युएशन और री एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है। यानी कि अगर आप सही ट्रैक की तरफ नहीं जा रहे तो हर एक स्टेप में आप अपने आप को री एवेल्युएशन की तरफ, री एग्जामिनेशन की तरफ जो है वो बेंड कर सकते हो। और अपनी लेफ्ट साइड पे देखें क्या है, रेफरल, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री में पता चला, इसके रेड फ्लैग से पता चला कि दिस इज अ प्रॉब्लम जिसको हमें रेफर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, ठीक है, और दिस चेस्ट पेन इज एसोसिएटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, विद द हार्ट। ठीक है। तो आप फौरन से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जो है वो रेफर कर देते हो।
इसी तरह इवैल्यूएशन में जब आपको लगता है कि इसको तो नहीं, ये हमारी डोमेन में नहीं आ रहा, इसको अभी हमें रेफर करना चाहिए किसी स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप किसी भी लेवल पे पेशेंट्स को जो है वो रेफर कर सकते हो किसी कंसल्टेंट के पास, और राइट साइड पे री एग्जामिनेशन की तरफ जा सकते हो, ठीक है? और एट द एंड आपको एक आउटकम मिल रहा है, और आउटकम क्या होता है? पेशेंट की जो प्रीवियस हेल्दी स्टेट है उसमें पेशेंट्स को लेकर आना, पेशेंट्स की जो इम्पेयरमेंट्स है उनको खत्म करना, उसकी जो फंक्शनल लिमिटेशंस है उसको क्योर करना, उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको क्योर करके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, दिस इज एन आउटकम, ठीक है? ये एक पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल है। इसके कंपोनेंट्स अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट है। सबसे पहले है जी एग्जामिनेशन, और मैंने बताया एग्जामिनेशन क्या है, दिस इज अ systematic process by which a therapist obtains information about a patient's problem, ठीक है जी? यानी पेशेंट्स की प्रॉब्लम को आपने जो है वो देखना है, एंड हिज आर हर रीजंस फॉर सीकिंग फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, एंड आपने एग्जामिनेशन में ये देखना है कि व्हाई पेशेंट इज कमिंग टू यू, ठीक है? तो ये दो चीजें हैं, एक तो पेशेंट से ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है कि उसके क्या प्रॉब्लम्स है, और उसकी रीजंस फॉर सीकिंग फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, ठीक है? और यहाँ पे आपको देखें तीन चीजें नजर आ रही हैं एग्जामिनेशन में। नंबर वन इज द हिस्ट्री, सेकंड इज द सिस्टम्स रिव्यू, एंड थर्ड इज टेस्ट एंड द मेजर्स, ठीक है? अब हम इनको डिटेल के साथ देखते हैं, ठीक है? तो ये तीनों चीजें जो है वो एग्जामिनेशंस में आती हैं, हिस्ट्री, सिस्टम्स रिव्यू एंड टेस्ट एंड द मेजर। अब देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। इसका मैं जो हूँ आपके सामने जो पढ़ता हूँ क्या है स्लाइड्स को। The history is a mechanism by which a therapist obtain an overview of current and past information, यानी उसकी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो प्रॉब्लम, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो आपने पेशेंट से जो है वो लेनी है, ठीक है जी? यानी कि उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ठीक है? उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, डाइट से रिलेटेड हिस्ट्री, मेडिकेशन की हिस्ट्री, यानी कि आज उसकी जो हिस्ट्री है वो आपने लेनी है। हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स आपने जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है? एंड व्हाई द पेशेंट हैज साउथ फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं क्लिनिक में अपने, और पेशेंट्स जो है वो आपके पास आता है, सबसे पहले आप पूछते हैं जी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द हिस्ट्री। तो पेशेंट्स फिर जो है वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल के साथ बताता है, यानी कि दिस इज द स्टोरी ऑफ द पेशेंट जो कि उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, ठीक है? It has been shown in a multi-center study that patients seen in outpatient physical therapy practice have extensive health histories, including use of medication for a variety of medical conditions like hypertension, pulmonary disorders, and depression, and surgical history like orthopedic, abdominal, and गायनिकोलॉजिकल रिलेटेड सर्जरीज। तो इस तरह से पेशेंट जब भी आपके पास आएगा, नंबर वन प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, सेकंड आपने उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और उसके जो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड प्रॉब्लम है वो सारे के सारे जो है आपने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है जी? ये देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस या हिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिल रहे हैं। कुछ तो डेमोग्राफिक डाटा है इन द फॉर्म ऑफ एज, जेंडर, रेस, ठीक है? प्राइमरी लैंग्वेज, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल हिस्ट्री है। ये सारी आपकी बुक्स में डिटेल के साथ अवेलेबल है, आपने पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो कंपोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन इज द सिस्टम रिव्यू। सिस्टम रिव्यू का मतलब ये है कि जो मेन सिस्टम्स हैं उनको आपने एक रिव्यू देना है, ठीक है? तो अ ब्रीफ बट रेलिवेंट स्क्रीनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम नोन एज अ सिस्टम रिव्यू, ठीक है? तो इसमें कौन कौन से सिस्टम है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, पल्मोनरी सिस्टम है, इंटीग्रोमेंट्री है, मस्कुलोस्केलेटल है, न्यूरोमस्कुलर है। इन तमाम सिस्टम्स की जो मेन फंक्शंस हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। लाइक कार्डियोपल्मोनरी है तो आस्क अबाउट द हाइपरटेंशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है? पेशेंट्स की जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो उसका आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी बुक में अवेलेबल हैं।
ये आपको बताएंगे कि ड्यूरिंग द इनिशियल एग्जामिनेशन आपने इनके जो है वो आंसर जो है वो देने हैं, ठीक है। ये आपकी बुक्स में अवेलेबल है। आपने पेशेंट से इन क्वेश्चंस के बारे में पूछना है, ठीक है, और इनका डाटा जो है आपने ऑब्टेन करना है। ये असाइनमेंट है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो सिस्टम्स है और उससे रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम है जो कि आपने हर पेशेंट से पूछनी है। लाइक इसमें हम एक को देखते हैं, जैसे कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है। तो इसमें जनरल एस्पेक्ट ऑफ मोटर कंट्रोल, बैलेंस, लोकोमोशन, कोऑर्डिनेशन, सेंसेशन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपने पेशेंट्स की ब्रीफली जो है वो इसका आपने एक जो है वो डाटा कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फाइनली एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यू हैव सम टेस्ट एंड मेजर। लेट्स सपोज आपने हिस्ट्री लिया है, एग्जामिनेशन किया है और डिफरेंट सिस्टम जो है वो आपने देखा है, उसके बाद जो है वो आपने एक जो है वो डायग्नोसिस की तरफ आप जा रहे हैं। उस डायग्नोसिस को, उस प्रॉब्लम को लेबल करने के लिए कुछ आपको टेस्ट की जरूरत है, ठीक है। वो कंफर्मेटरी टेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर वो ऐसे टेस्ट भी हो सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके डायग्नोसिस के लिए, ठीक है जी। तो ये भी आपकी बुक में डिटेल के साथ है, इनको भी आपने जो है वो ये भी एक असाइनमेंट है कि यहाँ तक आपने अपनी बुक को खोलना है। खोलने के बाद आपने डिटेल के साथ सारी चीज़ें जो है पढ़नी है। मैंने जस्ट आप आज आपको एक ओवरव्यू दिया है, लेकिन कंप्लीट जो है वो स्टोरी बुक के अंदर मौजूद है, वहाँ से आपने इसको जो है वो देखना है, ठीक है। अब जो है वो हमारी क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो क्विकली कोई एक स्टूडेंट्स बताए व्हाट इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अपने माइक ऑन कर सकते हैं आप लोग।